नमस्कार। आज हम कर रहे हैं कक्षा 8 विज्ञान विषय के चौथे लेसन के प्रश्नोत्तर और चौथा लेसन है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। देखिए, इसमें पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर पतली चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा जिंक। देखिए, जिंक एक धातु है जिसको पीटकर पतली चादर में परिवर्तित किया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? और इसमें देखिए कथन सत्य है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। ठीक है, ऑप्शन ग। ठीक है, सामान्यतः धातुएं तन्य होती है, ये सही होगा। देखो क में दे रखा है सभी धातुएं तन्य होती है। देखिए सभी धातुएं तन्य नहीं है, इसका उदाहरण हम पारे के रूप में देख सकते हैं। ठीक है, और सभी अधातु तन्य है, ऐसा भी नहीं होता। और घ में है कुछ अधातुएं तन्य होती है, भी नहीं होता। इसलिए ग यहाँ बिल्कुल सही है कि सामान्यतः धातुएं तन्य होती है। तीसरे प्रश्न में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है, फास्फोरस बहुत क्रियाशील अधातु है। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? क्रियाशील अधातु। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती हैं। ठीक है, तीसरा है आयरन कॉपर की अपेक्षा अधिक अभिक्रियाशील है। ठीक है, लोहा है वो कॉपर से ज़्यादा अधिक क्रियाशील है। धातु में अम्ल से अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस बनाती है, यानी जो भी धातु होगी वो अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करेगी। चौथा प्रश्न है, यदि कथन सही है तो टी और यदि गलत है तो एफ, यानी टी ट्रू और एफ फॉल्स लिखिए। पहला है, सामान्यतः अधातु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, ये बात गलत है। ठीक है, अधातु सामान्यतः अभिक्रिया नहीं करती। ठीक है, दूसरा है, सोडियम बहुत अभिक्रियाशील धातु है, बिल्कुल सही है, सोडियम है वह बहुत ही अभिक्रियाशील धातु है। तीसरा है, कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर देता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, यानी कॉपर जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित नहीं करेगा। कोयले को खींचकर तार खींच जा सकती है, बिल्कुल गलत है, कोयले से हम तारों को खींच नहीं सकते। पांचवा प्रश्न हमें दे रखा है कि नीचे दी गई सारणी के गुणों की सूची दी गई है, इन गुणों के आधार पर धातु और अधातु में हमें अंतर करना है। तो पहला है दिखावट। ठीक है, देखिए धातु चमकदार और कठोर होती है और पारा एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में होता है। ठीक है, तो धातु की दिखावट की प्रकृति क्या होगी? चमकदार और कठोर। जबकि अधातु है, अधातु सभी अवस्था में पाई जाती है और चमकदार नहीं होती, तो ये दिखावट का अंतर है। कठोरता, देखिए सभी धातुएं कठोर होती है, सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है और पारा एक द्रवित धातु है, यहाँ थोड़ा अलग है। ठीक है, लेकिन धातुएं अमूमन कठोर होती हैं। अधातु, देखिए अधातुएं नरम होती है परंतु हीरा एक कठोरतम अधातु है। तीसरा है आघात वर्धनीय। देखिए धातु है वो आघात वर्धनीय होती है, इसलिए इनको पीट कर चद्दर में बदला जा सकता है। और वहीं अधातु की बात करें तो अधातु चोट करने पर टूट जाती है, अर्थात वो भंगुर प्रकृति की होती हैं, उनमें आघात वर्धनीयता का गुण नहीं पाया जाता। तन्यता, तो चौथा हमें दिया गया गुण तन्यता। देखिए धातुएं तन्य होती है इसलिए उनके तार बनाए जा सकते हैं, जबकि अधातु है उनमें तन्यता का गुण नहीं होता, उनके तार नहीं बनाए जा सकते। पांचवा गुण दिया गया है ऊष्मा का चालन। देखिए धातुएं हैं वो ऊष्मा की सुचालक होती है, जबकि अधातुएं ऊष्मा की सुचालक नहीं होती। छठा इसके अंदर दिया गया है विद्युत चालन। धातुएं हैं वो विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु अधातुएं विद्युत की कुचालक होती हैं, लेकिन ग्रेफाइट एक विद्युत की अच्छी चालक है। ठीक है, छठा प्रश्न है, निम्नलिखित के कारण दीजिए। और पहला प्रश्न हमें दिया गया है, एल्यूमीनियम की पन्नी का उपयोग खाद्य सामग्री को लपेटने में
किया जाता है। ठीक है, किसका उपयोग? एल्यूमिनियम का इस्तेमाल है वो खाद्य सामग्री को लपेटने में किया जाता है। ऐसा क्यों है? देखिए उत्तर दिया गया हमारा कि एल्यूमिनियम की पन्नी का इस्तेमाल खाद्य सामग्री लपेटने में करते हैं क्योंकि एल्यूमिनियम एक धातु है और धातु को पीटकर बहुत ही पतली चादर के रूप में या पन्नी में बदला जा सकता है। और यह पन्नी यानी जो एल्यूमिनियम से बनी पन्नी है वो खाद्य सामग्री से कोई अभिक्रिया नहीं करती। अतः खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखने के लिए एल्यूमिनियम की पन्नी का इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, निमज्जन छड़े या इमर्शन रोड धातु पदार्थों से निर्मित होती है, तो क्यों होती है? तो इसका आंसर क्या होगा? देखिए, निमज्जन छड़े धातु से बनी होती है क्योंकि धातु में विद्युत और ऊष्मा की सुचालक होती है। जब इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो जल्दी गर्म हो जाती है और इसके कारण पानी है वो आसानी से गर्म हो जाता है। अतः निमज्जन छड़ धातु पदार्थों से बनाई जाती है। तीसरा प्रश्न है, कॉपर जिंक को उसके लवण के विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता है। यानी कॉपर जिंक को उसके लवण विलयन से विस्थापित नहीं कर सकता, क्यों? देखिए, कॉपर जिंक को उसके लवण से विस्थापित नहीं कर सकता क्योंकि अधिक क्रियाशील धातु ही कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर सकती है। यानी जो धातु अधिक क्रियाशील होगी वही कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर पाएगी, लेकिन जिंक है वो खुद कॉपर से ज़्यादा क्रियाशील है, इसलिए वो कॉपर से विस्थापित नहीं होता। चौथा प्रश्न है, सोडियम और पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो क्यों रखा जाता है? देखिए, सोडियम तथा पोटेशियम मिट्टी के तेल में रखे जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये धातुएं बहुत ही क्रियाशील है। यदि इनको खुला छोड़ दे तो वायु से क्रिया करके ये जल जाती है और धातु क्या है वो पानी से क्रिया करती है, इसलिए इनको पानी में भी नहीं रखा जा सकता। इसी कारण सोडियम तथा पोटेशियम को मिट्टी के तेल में रखा जाता है जो कि इन धातुओं पर एक आवरण बना देता है जो इनको वायु तथा नमी के संपर्क में आने से बचा लेता है, इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखा जाता है। सातवां हमारा प्रश्न है, क्या आप नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्रों में रख सकते हैं? कारण स्पष्ट कीजिए। देखिए, हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? क्योंकि एल्युमिनियम एक धातु है और नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है और यह जो अम्ल है, ठीक है, वो धातु से क्रिया करेगा, क्योंकि हम जानते हैं कि धातुएं अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है और उनके क्रिया करने से विषैले पदार्थों का निर्माण होता है। अतः हम नींबू के अचार को एल्युमिनियम के पात्र में रख देंगे तो अम्ल से क्रिया करके विषाक्त पदार्थ बन सकता है और ये विषाक्त पदार्थ हमें हानि पहुंचा सकता है, इसलिए नींबू के अचार को हम एल्युमिनियम के पात्र में नहीं रख सकते। आठवां प्रश्न है, नीचे दी गई सारणी के कॉलम फर्स्ट में कुछ पदार्थ दिए गए हैं और कॉलम सेकंड में उनके उपयोग दिए गए हैं। हमें कॉलम फर्स्ट को कॉलम सेकंड से मिलान करना है कि कौन सा पदार्थ किस काम आ रहा है। देखिए, सबसे पहला कॉलम में दे रखा है एक में गोल्ड, और गोल्ड किस काम आ रहा है? आभूषण बनाने के इस्तेमाल में लिया जा रहा है। आयरन यानी लोहा मशीन बनाने के इस्तेमाल किया जाता है। एल्युमिनियम इसकी पन्नी बनाकर खाद्य सामग्री लपेटने में इस्तेमाल किया जाता है। कार्बन ईंधन के रूप में इस्तेमाल होता है। कॉपर बिजली के तार बनाने में इस्तेमाल होता है और मरकरी या पारा वो थर्मामीटर या तापमापी में भरा जाता है। ठीक है, इस प्रकार ये इस्तेमाल किया जाता है। अब है प्रश्न संख्या 9। ठीक है, प्रश्न संख्या 9 में हमें कारण बताने हैं कि क्या होता है। ठीक है, ये रिएक्शन है। क्या होता है जब तनु सल्फ्यूरिक अम्ल कॉपर प्लेट पर डाला जाता है? देखिए, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को जब कॉपर प्लेट पर डालते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड का तथा जल का और कॉपर सल्फेट का निर्माण होता है। ठीक है, तनु सल्फ्यूरिक अम्ल को कॉपर प्लेट पर डालने पर सल्फर डाइऑक्साइड,
जल और कॉपर सल्फेट का निर्माण होगा, जिसकी समीकरण नीचे दी गई है 2H2O 2H2SO4 प्लस Cu, और इसको रिएक्शन में क्या हो रहा है CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस 2H2 यानी जल और SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। दूसरा है लोहे की कील कॉपर सल्फेट के विलयन में रखी जाती है। देखिए लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में रखते हैं तो दोनों के बीच एक रासायनिक अभिक्रिया होती है, और इस रासायनिक अभिक्रिया में लोहा कॉपर को सल्फेट विलयन से विस्थापित कर देता है। तो लोहा कॉपर को सल्फेट विलयन से विस्थापित क्यों कर देता है? क्योंकि लोहा कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है। इस क्रिया में आयरन सल्फेट और कॉपर का निर्माण होता है, जैसा कि नीचे समीकरण से दिया गया है। 10वां प्रश्न है, सलोनी ने लकड़ी के कोयले का एक जलता हुआ टुकड़ा लिया और उससे उत्सर्जित होने वाली गैस को एक परख नली में इकट्ठा किया। वह गैस की प्रकृति कैसे ज्ञात करेगी और उसका समीकरण भी बताइए। देखिए सलोनी गैस की प्रकृति ज्ञात करने के लिए उसे पानी में डालकर उसमें घोलने का प्रयास करेगी। ठीक है, किसमें घोलेगी? पानी में डालकर गैस को घोलने का प्रयास करेगी। और हम जानते हैं कि कोयला वायु में जलकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न करता है, और ये गैस यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस पानी में घुलकर कार्बोनिक अम्ल का निर्माण करेगी। अब इसकी प्रकृति जानने के लिए लिटमस परीक्षण कर सकते हैं, और लिटमस पत्र से वह अम्लीय है या क्षारीय है इसकी पहचान सलोनी कर सकती है। समीकरण के रूप में देखिए C+O CO2 यानी कार्बन और ऑक्सीजन क्रिया करके क्या बन रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। और वहीं जब कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाया जा रहा है H2O में, तो H2CO3 यानी वो कार्बनिक अम्ल का निर्माण हो रहा है। 11वां प्रश्न है, एक दिन सीता अपनी माँ के साथ आभूषण विक्रेता की दुकान पर गई। उसकी माँ ने सुनार को पॉलिश करने हेतु सोने के पुराने आभूषण दिए। अगले दिन जब वे आभूषण वापस लाई तो उन्होंने पाया कि उनका भार कुछ कम हो गया है। क्या आप भार में कमी का कारण बता सकते हैं? देखिए ऐसा इसलिए हुआ कि सुनार ने आभूषणों को चमकाने के लिए एक्वारेजिया नामक घोल में डाला होगा। किस में डाला होगा? एक्वारेजिया, ये एक घोल है, ठीक है। और एक्वारेजिया ऐसा घोल होता है जो सोने को भी अपने अंदर घोल लेता है। एक्वारेजिया दो यौगिकों हाइड्रोक्लोरिक अम्ल व सांद्र नाइट्रिक अम्ल का संयुक्त यौगिक होता है, और दोनों में 1 भाग नाइट्रिक अम्ल और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलाकर इसे बनाया जाता है। यानी एक्वारेजिया कैसे बनाते हैं? इसमें 1 भाग नाइट्रिक अम्ल होता है और 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। और सोने के गहनों को जब एक्वारेजिया में डाला जाता है तो सोने की ऊपरी परत इसके अंदर घुल जाती है, जिससे सोना चमकीला हो जाता है, और साथ ही साथ ऊपरी परत के उतर जाने से वह हल्का भी हो जाता है। इसीलिए आभूषण में भार में कमी आती है। इसी के साथ अपने प्रश्न समाप्त होते हैं। आशा है आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।